दोस्तों मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। Thank you so much. ताड़ साहब पिछले 2 ढाई साल से हम देख रहे हैं जब से इमरान खान की हुकूमत जो है उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया पाकिस्तान के अंदर ताड़ साहब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। ताड़ साहब अगले हफ्ते प्रेसिडेंट पुतिन और शी जिनपिंग ने पाकिस्तान आना है एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए। जो ऑप्टिक्स क्रिएट हो रही है पाकिस्तान में जिसमें हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो मछली मंडी बनी हुई है। कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ रही हैं जिससे कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको बेसिकली उसकी पावर्स ही ख़त्म कर दी जाएंगी। और जो कहा जाता है कि पहले ही पार्लियामेंट बेतौकीर है, मीडिया कॉम्प्रोमाइज़ है। ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है? दूसरी तरफ तार साहब रीजनली हम देखें तो बांग्लादेश के अंदर एक प्रोफ़ेसर साहब जो हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी हमें करनी चाहिए, वो इंडिया से खुश नहीं हैं। इंटरनेशनली देखें तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब पे फिर एक हमले की अटेम्प्ट हुई है और तार साहब ये व्हाइट लोग हैं, ये मुसलमान नहीं हैं। अगर ये मुसलमान होते तो अब तक पता नहीं किधर-किधर क्या-क्या हो जाता। ये भी एक चीज़ें हैं। कैसे देखते हैं ये जो रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं कि अगले महीने पुतिन ने और शी जिनपिंग ने आना है और हमारी जो पार्लियामेंट की हालत है, वो ताड़ साहब आपके सामने है कि उसमें क्या हो रहा है और हालात खराब नज़र आ रहे हैं। जी ताड़ साहब। चीमा साहब दर हकीकत जो मैं बताना चाह रहा था कि मशवरा तो मैंने ये देना था। आज आजम नज़ीर ताड़ साहब जो कि लॉ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की, उनकी बड़ी धुआंधार स्पीच थी आज। उनकी स्पीच देने की वजह क्या थी ये भी बताते हैं, बात करते हैं। 29 पेजेस का 29 पेजेस का जो मसवदा था वो भी अब उन्होंने डिस्क्लोज किया है, वो भी लोग देख रहे हैं। तो चीमा साहब दर और दूसरा ये भी बताना चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान की पोजीशनिंग क्या है, वो कौन है, मौलाना फजलुर रहमान कौन है और उनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। चीमा साहब पिछले 3-4 दिनों के मेरी टोटल फोकस पाकिस्तान नेशनल असेंबली थी जहां पे ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश की। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब जब भी मुल्कों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाता है तो एक ओपन डायलॉग शुरू किया जाता है सोसाइटी से, लोगों से मशवरे, जनरल मैसेज से मशवरे लिए जाते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन हो। लेकिन यहां पे वो डिस्क्लोज ही नहीं किया जा रहा था। कभी कापियां दी जाती थी, कहते थे ये रफ ड्राफ्ट है, ये मुसवदा नहीं है। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के अंदर जो 4 पार्टियां मिली हैं उनको, चीमा साहब 4 पार्टियां कौन सी थी? नून लीग वाले मिले, बल्कि पीटीआई वालों ने तो नमाज ही पढ़ी मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे। फिर बिलावल भुट्टो साहब मिले हैं उनको, और चौथी पार्टी उनको मोहसिन नकवी साहब मिले, उन्होंने भी मैसेज, उन्होंने भी लॉबी की। 4 पार्टियों ने, मुख्तलिफ पार्टियों ने लॉबी की। चीमा साहब उसके बाद मौलाना ने उनको जो शर्तें मनवानी थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं समझता हूँ कौम को पता होना चाहिए कि मौलाना ने क्या शर्तें रखी थी कि मैं क्यों सपोर्ट दूं, और वो काफी हद तक एग्री कर चुके थे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की हद तक बात होती, जो कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर वो एग्री कर चुके थे। शर्तें थी, उन्होंने कहा था पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट फ्री, सूद खत्म किया जाए पाकिस्तान से। मैं हैरान हूं कि करप्शन खत्म नहीं करनी, सूद खत्म करना है। करप्शन के बारे में कोई बात नहीं। दूसरी शर्त उनकी ये थी कि उनकी कारोबार रिलेटेड एक दूसरी शर्त थी। मौलाना साहब का कारोबार क्या है? मदरसों का कारोबार। दूसरी शर्त उनकी ये थी कि मदरसों को रजिस्टर ना किया जाए, या किया जाए तो हमारी मर्जी से किया जाए। और वो डायरेक्टली उसमें एस्टेब्लिशमेंट डिफेंस वाले इंटरेस्टेड हैं कि इनके मदरसों के अंदर कौन लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो ये शर्तें थी जी। मसला मैं ये बताना चाहता हूं कि आप कहां खड़े हैं। मुर्शद पाक शर्त लगाते हैं तो वो कहते हैं सियासत नहीं, जिहाद है। दूसरी साइड मौलाना फजलुर रहमान 29 पेज के ऊपर अंगूठा लगाना चाहते हैं तो वो कहते हैं सूद फ्री किया जाए इसको। सूद, करप्शन फ्री नहीं, उन्होंने कहा लफ्ज इस्तेमाल किया, उनका सूद फ्री कर दें, करप्शन तो हमारा हिस्सा है, करप्शन तो हम सारे करप्शन करेंगे। चिमा साहब जरा उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि चीज का इन्होंने मैं अगले बल्कि इनको मशवरा ये देना चाह रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि सारे इस वक्त आपकी सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर सारे सियासी केसेस में इन्वॉल्व हैं। दे आर नॉट डिलीवरिंग जस्टिस टू द जनरल मैसेज। वहां पे आजम नजीर साहब ने अपनी एक जब स्पीच दी, उन्होंने एक अपील का हवाला भी दिया। अटक से कोई लोग थे कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में अभी तक अपील जारी थी, लेकिन वो अपनी उम्र कैद भुगत कर
रिहा भी हो गए, लेकिन उनकी अपील अभी तक सुनी नहीं जा रही। 16 साल लग चुके थे। उन्होंने दर हकीकत इस वक्त जो आजम नजीर ताड़ साहब ने स्पीच दी, उन्होंने कहा जी हम तो इंटरेस्टेड नहीं थे, सारी जो चीजें हम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हम तो जुडिशल रिफॉर्म कर रहे थे, बल्कि यहां तक कि जिस केस का फैसला कोई जज 1 साल से ज्यादा रखेगा उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी, ऑफिशियल कार्रवाई की जाएगी। तो हम तो स्पीडी, बल्कि उनका लफ्ज था जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, जिससे मैं एग्री करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इतना प्यार पाकिस्तान से, इतना प्यार कि पाकिस्तान कहना ठीक कर दिया, ये ठीक करना चाहते। फिर उसके बाद जो एक खास वाकया ये था, हमजा शहबाज शरीफ साहब फ्रांस में थे, उनको स्पेशल बुलाया गया, उन्होंने आके वोट देने के लिए स्पेशल आए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। वो लंदन वापस जा रहे थे, नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं वापस आ जा, वोट पा के जाएंगे। उन्होंने अपनी फ्लाइट मिस करके आ गए। इतनी बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए, ऐसा मैं तो अजीम लोग। फिर उसके बाद चीमा साहब इसमें आगे हुआ क्या है कि वो उन्होंने कहा जी कि हम मजीद लेकर आएंगे अमेंडमेंट्स, 90 के करीब हम अमेंडमेंट्स लेकर आएंगे, तो हम इस सारा सिलसिला चेंज करेंगे। और इसको फिलहाल उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन इसमें नून लीग अनऑर्गेनाइज लगी है, बल्कि डिफीट है उनकी। और जो आजम नजीर ताड़ साहब की स्पीच भी थी वो फेस सेविंग के लिए उन्होंने की कि हम तो जी जुडिशियल रिफॉर्म, हम तो सीधे जुडिशरी। अब उसमें दो चीजें और हुई मजीद। आजम नजीर साहब ने चैलेंज किया कि हमारी अमेंडमेंट्स पाकिस्तान की किसी भी बार एसोसिएशन के सामने, बार काउंसिल में ले जाएंगे तो वो भी उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक नया वाकया हो चुका है। उनके जो मुखालिफ ग्रुप है हामिद खान साहब, उन्होंने इनके खिलाफ एक वकीलों की मुहिम चलाने का फैसला किया। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने भी इस पर जारी किया है। बल्कि हामिद अली खान साहब ने कहा है ओवर आर डेड बॉडीज। तो ये एक और चीमा साहब, दर हकीकत अगर देखा जाए तो दुनिया, मैंने अगले दिन आपके सेगमेंट में ही कहा था कि दुनिया आपका पड़ोसी सेमी कंडक्टर जो है उनकी तरफ गया है। वहां पे आज एक नई बात हुई है, तमिलनाडु के अंदर जो फोर्ड की एक फैक्ट्री बंद थी उनको भी उन्होंने खोलने की उन्होंने ऐलान कर दिया है। 3000 नई जॉबें वहां क्रिएट होंगी। आपके पड़ोसी उस साइड पर जा रहे हैं और हमारे पड़ोसी ये देख कहते जी सूद सोसाइटी से खत्म कर, और पैसा ही होते कोई नहीं सूद के लेना देना जे, उधर भुख भागने जे, भुख दे सूद लाना जे, रोटियां दे सूद ला मेरी समझ तो बाहर। चले चीमा साहब, दर हकीकत ये तो आपके अमेंडमेंट्स का। अच्छा, दूसरा ये है कि उसमें 68 की एज कर रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को में ले जाना चाहते थे, उसमें बिठाना काजी फायज ईसा साहब को चाहते थे, क्योंकि लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने का मंसूबा बनाया जा रहा है और काजी फायज ईसा साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के वहां ऊपर ले जाएंगे। और वो जो चीमा साहब, लेकिन देखा जाए इनको चाहिए सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बना ले। उसकी वजह कि अगली तो फेल है, अगली तो सारी, बल्कि जो आजकल जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही है। वो दूसरे काम तो करती कोई नहीं सिवाय सियासी मुकदमात के। वो सारे एक दूसरे गल में पाड़ देने पे उत्थे जज बैठे, वो पीटीआई का कोई दूजा है, तो जो वो काम करने के लिए हायर किए गए उसका तो काम कर ही नहीं रहे, रिपीट हो चुकी। चीमा साहब, दूसरा उस पर आज जो एक बहुत बड़ी बात है चीमा साहब, कि दुनिया के हालात इतने खराब हो चुके हैं। आपने पाकिस्तान की बात की, हर पाकिस्तान तो इंटरेस्टेड ही नहीं ना किसी तरक्की की तरफ, पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं। उनको जिहादी माइंडसेट है और सिर्फ माइंड की हद तक ही है, जिहाद कर नहीं सकते। मैंने कई दफा कहा है हमारे डीएनए में जिहाद नहीं है। हम तो बड़े बेरली मुसलमान हैं। उसकी वजह यह है कि अब तो इस्लाम को नहीं पूरी समझने की कोशिश की, जिहाद तो बहुत बड़ी सुपरलेटिव डिग्री है उसकी। लेकिन चीमा साहब, उसमें आगे जो चलेंगे तो बात मैं बता इसलिए रहा था कि आप इन्होंने तो जमहूरियत का सफर शुरू नहीं किया, जिन्होंने शुरू किया था वो अब थक गए हैं अमेरिकन से। वाह वाह वाह, अच्छी स्टेटमेंट है ये। वो थक गए हैं, थक के उन्होंने अपने प्रेसिडेंट के ऊपर, जो कैंडिडेट पॉपुलर है, उसके ऊपर 60 डेज में दूसरा हमला कल हुआ है। अब मैं दो चीजें यहां पे ऐड करना चाहूंगा। ये हमला, मेरा जो क्वेश्चन एक एज ए रिपब्लिकन जहन में आता है,
वाइड ओनली डोनाल्ड ट्रंप, सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही हमले क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है? गाजा के खिलाफ भी इस वक्त अमेरिकन बच्चे जो हैं वो अमेरिका के झंडे चला रहे हैं गाजा के ऊपर, डेथ टू अमेरिका के नारे तो लगा रहे हैं वो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे ही गोलियां क्यों चल रही हैं चीमा साहब, ये एक बहुत बड़ा सवाल। 60 डेज में दूसरा अटैक है, पहला अटैक 130 यार्ड से हुआ था, ये दूसरा अटैक 400 गज के फासले से हुआ। अपने गाफ कोर्स के 5वें होल पर थे, और जो मैं सबसे दो चीजें ऐड करना चाहूंगा, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और पता नहीं 20 साल लगेंगे 30 साल लगेंगे इन्वेस्टिगेशन में। जॉन एफ कैनेडी की भी इस तरह इन्वेस्टिगेशन हुई थी बेचारे को मरने की, उसी तरह की इनकी भी होगी, मोटिव तो बताएंगे नहीं ना किसी को। चीमा साहब मेरी समझ से बाहर है कि उस बंदे को डोनाल्ड ट्रंप का स्केड्यूल शेड्यूल किस तरह पता चला, किस तरह उसको पता था कि यहां बंदा ही प्रेसिडेंट आएगा, ये बहुत। फिर चीमा साहब वो भाग गया वहां से, 50 मील दूर से आकर पकड़ा गया। पकड़ा क्यों गया? किसी आई विटनेस ने उसकी गाड़ी की तस्वीर खींच ली थी, अगर वो ना खींचता तो फिर उसको 50 मील दूर जाने क्यों दिया गया? मेरी एक क्वेश्चन, 50 मील दूर से, वो भी किसी आई विटनेस ने उसकी गाड़ी का नंबर नोट करके तस्वीर खींच के टैग कर, उसकी गाड़ी का टैग कर दिया, फिर पकड़ा गया, क्या वजह? चीमा साहब मैं कंपेन में मैं 136 मेंबरों में से एक कमेटी का मैं मेंबर हूं, 136, हमें शेड्यूल नहीं शेयर किया जाता डोनाल्ड ट्रंप का सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। उस बंदे को किस तरह पता था कि इस होल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप आएगा और मैं AK-47 लेकर बैठा? ये मेरी समझ बिल्कुल बात कि फिर ये कहते हैं कि जी ये डीप स्टेट। फिर चीमा साहब इस वक्त स्टेक पे क्या है? 275 बिलियन की यूक्रेन की वार है, 95 बिलियन गाजा की वार के लिए दिए जा चुके हैं इसराइल को, 1 बिलियन इसराइल को गाजा को दिया जा चुका है ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। टोनी बिल्कन बोइंग के बोर्ड से है, डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन लॉयड वो रेथियान के बोर्ड से है। डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन क्या है? नो वॉर। 4 साल में उसका क्या क्वालिफिकेशन है? वार एक नहीं छिड़ी। आज भी वो कहता है मैं जंगे बंद कर दूं। अब ये देखें फिर ये क्या कहां जा रही है, डीप स्टेट क्या चाहती है। आज कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं, आज भी कुछ बातें कर रहे हैं कि 2 दफा उस पर अटेम्प्ट हुई, हो सकता है तीसरी अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए। नौज बिल्ला, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता, लेकिन चीमा साहब देखें, और ये वो कंट्री है जो क्लेम करता है कि हम सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट है। आज इस कंट्री की हालत ये है कि अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच में रशियन टुडे RT को बंद किया, और आज टोनी बिल्कन साहब ने स्पीच दी है कि हमने हर डिप्लोमेट अपने को इंस्ट्रक्शन दी है कि तुम जहां जहां बैठे हो उस मुल्क के अंदर से रशिया टुडे को निकालो वहां से। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपने देखा, बल्कि भारत के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वह रशिया टुडे को निकाला जाए। फिर रशिया टुडे के जहां जितने नुमाइंदे उनके ऊपर केसेस कर दिए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग की चीज। अच्छा, तो देखिए दूसरों के लिए क्या है, अपने लिए क्या है, और कहां ये जा रहे हैं, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। क्या इनके मॉरल्स क्या हैं, और जो ये कंट्री दूसरी दुनिया को चूरन बेचते हैं फ्रीडम का, ह्यूमन राइट्स का, इनको 42,000 औरतें बच्चे फलस्तीन के नजर नहीं आ रहे ह्यूमन राइट्स में, उसके बारे में एक कोई लब कुशाई कर ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा। चीमा साहब सप सौ गया। खान साहब वास्ते साडे मुर्शद बहुत इंटरेस्टेड है, तड़प रहे हैं कांग्रेसमैन को पैसे लग रहे, पैसे डॉलर, लेकिन उन्होंने दी गल नहीं जाती, ह्यूमन राइट्स उत्थे गल नहीं कर। चलो चीमा साहब फिर ये पसंद अपनी अपनी नसीब अपना अपना, लेकिन वो उस बंदे का वो जो बंदा शूटर था 58 इयर्स ओल्ड में, बड़ा, और उसके बारे में मैं एक खास कर एक चीज जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा चीमा साहब, वो जहां से पकड़ा गया है उस काउंटी का जो शेरिफ डिपार्टमेंट है जी, वो कहता है कि जब हमने पकड़ा वो इतना काम क्वाइट था बंदा, वो लगता था किसी पिकनिक से आ रहा है। ये उसके शेरिफ डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट। और वो मेरा मकसद है वो इतना काम क्वाइट का था बंदा वो कि उसको मेरा मतलब उसको कोई उसको ये मैं आई एम सरप्राइज। लेकिन देखें चीमा साहब
और यहाँ पे मेरे ख्याल में पिछली दफा भी यही हुआ था, जिस तरीके से व्हाइट हाउस ने और सीक्रेट सर्विस ने बिहेव किया था कि किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की। कांग्रेसमैन रिपब्लिकन चीख चीख के बेचारे मर गए थे, तब जाके उसने रिजाइन किया था। वो रिजाइन करना नहीं चाहती थी, उसकी जो सीक्रेट सर्विस की हेड थी। लेकिन लेकिन चीमा साहब, अफसोस है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की आज स्टेटमेंट आई है सामने, उन्होंने स्पीच भी दी है कि आई एम फाइन, आई विल नॉट सरेंडर। उन्होंने ट्वीट किया कि आई विल नॉट सरेंडर। अब उसके बाद चीमा साहब अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो हमारे बांग्लादेश के अंदर हालात चल रहे हैं। दो चार चीजें मैं उसके बारे में डॉक्टर साहब, इससे वो एक मैं कमेंट भी करता चलूं कि एक तो वो आप बाकी कमेंट करेंगे ना। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हो गया कि डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम ढाका टू इस्लामाबाद चलेंगी। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। मैं जस्ट आपको ये पॉइंट देना चाहता था कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है। चीमा साहब, मैं समझता हूं कि भारत को इस वक्त सख्त सोचना चाहिए, सख्त सोचना चाहिए कि वहां पे क्या हो रहा है। कोई मिडिल ग्राउंड पे आना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां पे इस वक्त जोरों पर है। उसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा कि जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, शाहिदुज्जमान प्रोफेसर साहब हैं ढाका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जो स्पीच दी उसमें जो दो लफ्ज खासकर जब मैं स्पीच सुन रहा था, मैंने स्पीच उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि वी शुड हैव अ न्यूक्लियर ट्रीटी विद पाकिस्तान। हमें एटॉमिक बम की जरूरत नहीं है, हमें न्यूक्लियर ट्रीटी चाहिए। हमें वहां से न्यूक्लियर जो मिसाइल सिस्टम है उसकी टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए। दो लफ्ज उन्होंने कहा, पाकिस्तान इज ट्रस्टवर्दी एंड मोस्ट रिलायबल पार्टनर हमारे साथ होगा। और इस वक्त जो हमें बार बार इंडिया प्रमोट करता है कि डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान, ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। ये प्रोफेसर हैं शाहिदुज्जमान ढाका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने स्पीच दी, बहुत तालियां बजी वहां, बहुत तालियां। ये कोई मेरे वर्गे प्रोफेसर होना था सर। लेकिन उन्हें बड़ी उथे गल सट्टी चीमा साहब। लेकिन अगले दिन मैंने शायद आपको बताया था कि वहां से उन्होंने किसी ने सर्वे भी किया है कि वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान हमारे लिए, जिस तरह ये डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ट्रस्ट वर्दी द मोस्ट रिलायबल, ये पता नहीं इन्होंने ये की खा रहे हैं प्रोफेसर साहब। लगदा है ना डॉक्टर साहब, लगदा है वे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਟਰਸਟ ਵਰਦੀਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ 150 ਬਿਲੀਅਨ ਪੇ ਹੈ ਜੇ ਲੰਡਨ ਤੇ ਦੁਬਈ ਚ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ 150 ਆਈਐਮਐਫ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੋਤੀਆਂ ਉਚੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ 77 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਣੇ, ਕਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੀਜ਼ੇ ਬਣਾ ਲੈਣ ਅਮਰੀਕਾ ਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਲਿਆਣੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਚੀ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ, ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ। 26 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੋ, 26 ਬਿਲੀਅਨ ਖਾ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। 26 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਚ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਹਾਊ ਰਿਲਾਇਬਲ, ਮੋਸਟ ਰਿਲਾਇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਤੇ ਟਰਸਟ ਵਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ऐसे इट इज वरीसम क्योंकि एक ह्यूज बॉर्डर है और क्राइसिस ऑलरेडी वहां पे चल रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि चीमा साहब, वहां पे लोग मुझे किसी ने, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पैसे दे दे के लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं वहां से डर के खौफ से। और खासकर हिंदुओं के, जो मैंने आपको बताया था पूजा, वहां पे दुर्गा पूजा का फेस्टिवल है, परेशान है वहां पे, हमने किस तरह उसको फेस्टिवल को मनाना है। लेकिन चीमा साहब, उस रीजन में बल्कि इनको ये चाहिए, एक और मैं बल्कि आपको इंटरेस्टिंग खबर देना चाहिए, बांग्लादेश वालों को चाहिए
कि मोइजू साहब से भी मशवरा कर लें मालदीव वालों से। मैं हैरान था कि उनकी किस्त आ गई है देने की, उनसे $25 मिलियन की किस्त नहीं दी जा रही। वो जाके उनको बेल आउट कर रहा है इंडिया उनको बेल आउट कर रहा है। $25 मिलियन की किस्त नहीं दी जा रही मालदीव से। ये हालात है वहां। तो ये दर हकीकत किसी भी इस दौर के अंदर, जो मैं चीमा साहब हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूं, एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तालीम और इंडस्ट्री आपका सोल्यूशन है, इसके बगैर कोई सोल्यूशन। तालीम और इंडस्ट्री, झगड़े के अंदर कुछ नहीं है। मेरा मकसद कुछ भी कर ले आप, एक्सट्रीमिज्म में नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान में तो मैंने जिस तरह आप देखा ना, हमारा तो कारोबार है ना एक्सट्रीमिज्म। हम पहले दहशतगर्दी बेचते रहे हैं, अब हम जिहाद फिर कोशिश कर रहे हैं, कोई दुकान खुल जाए कहीं ना कहीं से, लेकिन अब वो खुल नहीं रही, मार्केटें बंद है। लेकिन ये कि मुर्शद साहब कह रहे हैं बार बार ये सियासत नहीं जिहाद है। अब देखें जिहाद कितना चलता है, कहाँ तक जाता है। लेकिन आपका इस वक्त जो जिस तरह आपने खुद फरमाया था ओपनिंग स्टेटमेंट में, ताड़ साहब ने एक बात बहुत बड़ी काम की है, कही उन्होंने कहा जी हमारा जो पार्लिमान है वो पूरा काम नहीं करता, और तब ही हमारे जो है इख्तियारात वो सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करती है और फौज इस्तेमाल करती है, बिकॉज वी आर नॉट। उन्होंने बल्कि बिलखसूस ये कहा, उन्होंने कहा पेट्रोल के चीनी की कीमतें जो है जजों का काम नहीं है कि उनको वो ऊपर नीचे करें। बात तो उनकी ठीक है। जिस तरीके से पिछले हमारे चीफ जस्टिस साहब सुए मोटो एक्शन लेके हर अस्पताल में हर दुकान पर चले जाते थे, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये वैसे काम नहीं है। लेकिन वहां पे दर हकीकत कोई भी अपना काम नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन कंडीशंस। लेकिन चीमा साहब, अफसोस है, शायद आने वाले दिनों में कोई बेहतरी हो। दुआएं खैर करनी चाहिए। बांग्लादेश को भी सोचना चाहिए कि अपने पड़ोसियों से हालात, जो भी कंट्री, मैं कहता हूँ जहां भी होगा, अगर अपने पड़ोसियों के साथ उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं तो कैनॉट ग्रो, कैनॉट तरक्की नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ताड़ साहब, एक थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ आप इस पे कमेंट कर दें, क्योंकि हम सारा फॉरेन पॉलिसी को हम अमूमन कवर करते हैं इस शो में। ख़ामनेई साहब जो कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, उनकी तरफ से कमेंट्स आए, एक ट्वीट आई कि जी जो मुसलमानों के हालात इंडिया, गज़ा और म्यांमार में ठीक नहीं है, जिस पे इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने कहा है कि दीज कमेंट्स आर अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। आप क्या देखते हैं, ईरान की क्या पोजीशन है? वो इज़राइल से साथ जो चल रहा है, मुस्लिम दुनिया में भी जो चल रहा है, इंडिया को जो वो डिस्कस कर रहे हैं, अमूमन सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इंडिया को डिस्कस नहीं करते। इसकी क्या वजह हो सकती है आपकी नज़र में? क्या जो है जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मिडल ईस्ट में, उससे वो परेशान है कि उनकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं? इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया गया, इज़राइल कंट्रोल में नहीं है, प्रॉक्सीज़ कंट्रोल में नहीं है। वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो जो गज़ा के अंदर जो सिचुएशन बनी है वो उसमें कुछ नहीं कर सके। तो अब उन्होंने एक नई डायरेक्शन इंडिया ली है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? और इंडिया ने तो स्नब कर दिया, हालाँकि वो उनकी बड़ी प्रेस्टिजियस पोज़ीशन है। तो ये उनको कमेंट करना चाहिए था, या क्या आप समझते हैं कि वो ऑलरेडी भी उन्होंने कई दफ़ा किए तो होगा, लेकिन इंडिया ने स्ट्रांगली असर्ट किया, इसको कैसे देखेंगे आप? ये चीमा साहब, मेरे ख्याल में तो ये तवज्जो हटाने वाली बात है। उन्होंने इस तरह की बात की क्योंकि इस वक्त वो खुद बहुत प्रेशर में है। वो हानिया साहब का जो ईरान के अंदर घुस के जो इजराइल ने अटैक किया, उसके ऊपर वो खुद उनकी पॉपुलैरिटी अपने उनकी स्टेक पर है, अपने ईरान के अंदर उनके खिलाफ से आवाजें उठ रही हैं। इसीलिए अल्टीमेटली, लेकिन उसमें बात यह है कि अगर आप उन्होंने बात की तो चाइना के मुसलमानों की बात करते, बीगर रोहिंग्या की भी बात करते थे। दूसरा चीमा साहब, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2 बिलियन मुसलमान हैं, वो जहां भी हैं अबतर हालात में हैं, अबतर हालात। ये सिर्फ अब अगर ये ना कि इंडिया के अंदर ये उधर फलाने जगह इस जगह, ये जहां मिडिल ईस्ट में देख लें, नो फंडामेंटल राइट्स, कोई हालात नहीं। और 42,000 गाजा के बंदे मारे जा चुके हैं, दुनिया सारी खामोश होकर ना देख रही, सारी दुनिया खामोश होकर देख रही। तो दर हकीकत सिर्फ अगर एक को बात करना कि इंडिया के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, लेकिन मुसलमान ये बताएं जहां जहां भी हैं उनके हालात खराब है, और किस वजह से? लीडरशिप के फुकदान की वजह से। तालीम से दूरी चीमा साहब, तालीम से दूरी और लीडरशिप लालची। हर इस्लामिक कंट्री की लीडरशिप आप देख लें, लालच, करप्शन से आप लदे बैठे। आप जो जिस मुसलमान का हाथ पड़ रहा है वो पैसे उठा के लंदन भाग रहा है, लंदन लंदन। आप गौर करके देख लें, आप गौर करके इनकी प्रॉपर्टियां देखें। लंदन
इंग्लैंड के अंदर मेरे ख्याल ब्रिटिशों के पास तो प्रॉपर्टी रही, वो सारी तो पाकिस्तानी और अरबियों ने ले ली सारी। तो ब्रिटिश तुम सारे भाग भाग के ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये हकीकत चीमा साहब, मुसलमान अपने मुल्कों में हैं तब भी जलीलो ख्वार हैं, जो बाहर है वहां भी जलीलो ख्वार हैं। उसकी वजह यह है कि तालीम से दूरी और एक्सट्रीम जो अपना रेडिकलिज्म और जहां जाना वहां इंटीग्रेट नहीं करना। मैंने अब अमेरिका में रहना है, मैंने जाना कोई यही मरना है, लेकिन यह कि मैं इनके खिलाफ बैड माउथ करता अच्छा नहीं लगता। मुझे चाहिए कि इनके साथ इंटीग्रेट करूं, इनसे कुछ लर्न करने की कोशिश करूं। ज्यादातर मुसलमान नफरत में, दूसरे लोगों के, दूसरे मजाहिब के साथ नफरत में उस लेवल तक जा चुके हैं कि हमारे लर्निंग कैपेसिटीज, एबिलिटीज बंद हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जॉन बेस, वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और डोनाल्ड लू जो हैं वो इंडिया और बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। ये अमेरिकन पाकिस्तान में आए हैं, आपको पता है ना कि डॉक्टर साहब कोई भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल का बंदा पाकिस्तान नहीं आया। क्या देखते हैं अमेरिका पाकिस्तान? थोड़े दिन पहले तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं चाइनीज और पाकिस्तानी कंपनियों के ऊपर, आज उनके बंदे आ गए हैं। क्या कोई मैसेजिंग हो रही है कि चाइना से थोड़ा दूर हटें, या क्या आप समझते हैं कि जस्ट दिस इज अ बायलैटरल रिलेशन की कोई के हवाले से डिस्कशन है, या कि वॉर्न करने आए हैं? हाउ डू यू सी दिस विजिट? पाकिस्तान ने बाय द वे अमेरिकन जो सैंक्शंस थी उनको पॉलिटिकल सैंक्शंस कहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। चीमा साहब, इस वक्त 6 लोगों का अमेरिकन जो है उनका एक वफद बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस के साथ भी डायलॉग कर रहे हैं जी। वो भी अपने हालात उसमें, क्योंकि जो हसीना वाजिद ने बार बार एक्यूज किया था कि हमने वो आइलैंड नहीं दिया तो मेरी हुकूमत जो है उसको दे आर उसका मैस क्लीन करने के लिए देयर 6 पीपल हाई वर्किंग जो डेलीगेशन है वो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में देखा जाए तो आईएमएफ ने भी सिग्नल दिया है कि हम 7 बिलियन जो आपका देना है वो हम जल्दी दे देंगे। चीमा साहब, पाकिस्तान के जो पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था कि आज अगर आपको 8 बिलियन चाइना दे दे तो आप उधर चले जाएंगे अमेरिकनों को छोड़ के। इन्हें भी पता है सर, ऐसी बात नहीं है कि वो ये समझते हैं कि आप चाइना के पास चले जाएं या चाइना को पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बल्कि कल परसों एक इंटरव्यू था हना रबानी खर साहबा का, उसमें उन्होंने बड़ी बात की जी कि हम चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप, और चाइना हमारा ऐसा पार्टनर है कि जो कि हमें प्रेशराइज नहीं करता, वो जो डू मोर अमेरिका करता है। लेकिन ये कि इस वक्त अगर आपके हालात देखे जाएं तो आप करप्शन में और गुर्बत में इतने नीचे जा चुके हैं कि लोग, पूरी दुनिया को पता है आप अपने जियोग्राफिक लोकेशन सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बेचते हैं आप अपनी जियोग्राफिक लोकेशन। अमेरिका बिल्कुल वरी फ्री है आपकी तरफ से। उसकी वजह यह है, इन्हें पता है कि जब भी इन्होंने आपको डॉलर दिखाने हैं आपने इनके साथ आ जाना, और चाइना को भी पता है जब हमें जरूरत होगी तो वो भी आप पैसे लेके डिलीवर करेंगे। इस वक्त देखें 2 स्ट्रेटजीज। इस वक्त अमेरिका रशिया के खिलाफ जंग लड़ रहा है यूक्रेन के जरिए। चाइना इंडिया को तंग कर रहा है नेपाल के जरिए, पाकिस्तान के जरिए, मालदीव के जरिए। जहां जहां करप्ट रजीम है उनको पैसे देकर इस्तेमाल कर लेते हैं। यहां पे भी आप देखें ना, अमेरिका भी पैसे देकर, यूक्रेन भी करप्ट लोग हैं, करप्ट उनको पैसे देकर, डॉलर देकर तो रशिया को तंग कर रहे हैं। तो दर हकीकत खुद वो सामने नहीं आते। चाइना बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है भारत का, वो अपने अपने हालात खराब नहीं करेगा, लेकिन जब भी कराना किसी प्राक्सी, इसको कहूंगा प्राक्सी से कराएगा। नेपाल से खराब कराते हैं वो, मालदीव के जरिए पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उन्होंने ऑलमोस्ट जहां वहां से इंडिया आउट का नारा लगवा के किस तरह वहां पे कियास तैयारी। अब बांग्लादेश एक फील्ड बन चुका है वहां पे। चाइना वहां से इंडिया को तंग करेगा, पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर कराएगा। तो फिर जहां जहां करप्शन का पैसा चलता है वहां पे हमारे करप्ट लीडर जो बिक जाते हैं, वो अपने मुफाद के लिए कौमों के मुफाद को सेक्रीफाइस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है तार साहब, देखते हैं क्या होता है आइंदा आने वाले दिनों में, पाक अमेरिका ताल्लुकात किधर जाते हैं, और ये बांग्लादेश के हवाले से पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स क्या होती हैं, क्योंकि बड़े तेज़ी से नॉर्मलाइजेशन भी चल रही है। और पाकिस्तान के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं ये किस तरफ जाती हैं, और अमेरिका के जो इलेक्शंस हैं वो बिल्कुल होने वाले हैं, देखते हैं वहाँ पे भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपको बहुत शुक्रिया।